गरम गरम सिंदूर, लड्डू मोतीचूर। मोतीचूर नहीं, सही सुना। नमस्कार। आज एक नए अध्याय में हम लोग जुड़ेंगे इस विश्व के जब किसी के लहू में खून नहीं है, सिंदूर है और वे गरम गरम। क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया हमारे नेताओं को। एक जमाना था जब राजे रजवाड़े थे। राजे रजवाड़े से पहले का भी जमाना था जब आदि मानव थे। आदि मानव के बाद का भी जमाना हमने देखा जब तुर्क और अफगान और मुगल और हिंदू राजा थे, सिख राजा थे। एक जमाना वो भी देखा जब पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। हे भगवान, ये कभी हमने एक चीज नहीं देखी, वो है गरम गरम खौलता खौलता सिंदूर लहू में। क्या गया है, हम समझ नहीं पा रहे भैया। ये 60 तो पहले ही गया था, अब तो 75 आ रहा है। लेकिन क्या बेवकूफी भरी बात देख ली। आपको कुछ समझ आई, कुछ समझ आया? ऐसा लग रहा है जैसे एक गाड़ी बंदर के हाथ में दे दी है और कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को चलाओ। वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। 11 सालों में इतनी बकबक 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 सुन चुके हैं कि हर बार एक नई ऐसी बात आती थी जो सुन के हम लोग हंसी से लोटपोट हो जाते थे। मैं आज पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, जशोदाबेन का नाम नहीं लूंगा, जबकि ले लिया है। वो भी हंस रही होंगी। लोगों ने मेरी एक पोस्ट पे कमेंट किया, वो सुन करके मेरी तो हंसी छूट गई। ऐसे कमेंट मत किया करें कि एक सिंदूर संभाल नहीं पाया, लहू में सिंदूर। वो पर्सनल मामला है, छोड़ दीजिए। हम लोग राजनीतिक मामले को देखते हैं, हम लोग देश के हालात को देखते हैं और इस आदमी के उस डेस्परेशन को, उस फड़फड़ाहट को देखते हैं कि जब कभी भी इनके प्रवक्ताओं और नेताओं से बात करो तो ये कहते हैं कि हम कभी सेना का नाम, फौज का नाम, शहीद होने का नाम लेकर के राजनीति नहीं करते। लेकिन हकीकत में तो यही निकल के आता। अब आज देख लो, डायरेक्ट लाइन नहीं बोल पाया तो बॉलीवुड की फिल्म बना दी इसने कि मेरे लहू में टमाटो सॉस है। मतलब क्या मजाक लगा रखा है। नमस्कार, आप लोगों का सबका मुबारक हो। आप लोगों को नया एक प्रधानमंत्री मिला है जिसके लहू में खून नहीं है। भारत शिंदे जी, नमस्कार आपको। बलबीर बाली सिंगर जी, आप लिखते हैं कि नेता तो वही है, ये जनता ही सी है। अब वो सी क्या है हम नहीं बताएंगे, तभी ये हजारों साल गुलाम रहे। देखिए बलबीर साहब, ऐसा है कि जनता गुलाम नहीं रहती कभी। पहले के जमाने में राजे रजवाड़े गुलाम रहे। चाहे एक हिंदू राजा ने दूसरे राजा को, चाहे एक सिख राजा ने हिंदू राजा को, चाहे एक मुस्लिम शासक ने हिंदू राजा को, या किसी हिंदू राजा ने मुस्लिम शासक को हराया। तो हम लोग ये एक प्रथा के तौर पे बलबीर साहब मान लेते हैं कि यदि राजा हार गया तो प्रजा हार गई। तो आपकी उस बात से तो मैं सहमत हूं कि हजारों साल से हम लोग गुलाम रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हजारों साल हम लोग सिर्फ अंग्रेज और मुसलमानों के गुलाम रहे। हम हमेशा राजाओं के गुलाम रहे, शासकों के गुलाम रहे। 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में संविधान अपनाया जाता है, 1952 से पहला हम लोगों का इस संविधान के माध्यम से चुनाव होता है। चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकारें आती हैं, आज तक आती हैं और गई। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही लोगों को गुलाम बना करके उन बातों को याद करा रहे हैं जो रजवाड़ों के टाइम पे होते थे। ये चाहते हैं राजाशाही चलाना और लोगों को भूल जाना। तो बलबीर जी, मैं ये कहूँगा, शाज फारूकी धन्यवाद, मुनीर शेख और जुल्फ़िकार अहमद अंसारी जी भी जुड़े हैं, बहुत मुबारक हो। हम सबको नमस्ते कर लेते हैं जिन जिन का नाम हम पढ़ पा रहे हैं। और फिर हम एक बात आप लोगों को बताएंगे कि ये राजा इतना बेवकूफ़ क्या है। चेतन सिंधुवाड़िया साहब, केम छो, मजा मछो ने तमें। और दशरथ साहब, आप भी ठीक ठाक हैं।
ये बता रहे हैं दशरथ राउत साहब, यही आदमी बोल रहा था मैं तो फ़कीर हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एंड सो ऑन। तो दशरथ भाई आप सही कह रहे हैं, ये आदमी फ़कीर है और ये वही रावण वाला फ़कीर है जिसने अपने आप की फ़कीरी दिखा करके सीता माता को बेवकूफ़ बनाया था रामायण में, अब ये पूरे देश को बना रहा है। नौज़ीर हुसैन साहब कहते हैं आज नौटंकी, आज नेताओं की गुलाम है। हाँ बिल्कुल, आजकल नेताओं की गुलाम है ये जनता, क्योंकि आजकल के नेताओं ने इसको ऐसा बना दिया है। राम पुकार यादव जी लिखते हैं उसकी नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। पता नहीं बह रहा गया कि राम पुकार जी वो अटक गया है। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ाना बातें आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों से कि ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करके लोग खुश कौन से वाले होते हैं। एक भाई साहब ने जो लिखा कि जनता सी है, क्या वो सही है? हो सकता है, हम कैसे कहें, जानते तो है ही। लेकिन सोचिए ऐसे डायलॉग पे तो फिल्म में अगर डायलॉग चले तो शायद नीचे स्टॉल में, याद है वो जो पहले के ज़माने में सिनेमा हॉल होता था, नीचे स्टॉल होता था, फिर उसमें अपर स्टॉल होता था, फिर ऊपर बालकनी होती थी, तो जो सबसे नीचे बैठते थे ना बिल्कुल वो तालियां पीटते थे और ऊपर वाले सोचते थे क्या घिनौनी बात कर रहा है कोई आदमी। इसीलिए बहुत सी फिल्में चलती नहीं थी, है ना। तो अब ये फिल्मी स्टाइल में आकर के जो पहले से इनका, याद है पहले किसी को परजीवी कह दिया, पहले किसी को जाने कुछ कह दिया, और अब अपने आप पे सवाल। बीच में बड़ा हंगामा हुआ था जब इन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह दिया था, याद है। लेकिन अभी ऐसी बात करने लगे हैं। मुझे लगता है बीमार है मानसिक रूप से। यह आदमी नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से बीमार हो चुका है, और बीमारी कई प्रकार की होती है। देखो अभी हाल में जो बाइडेन का मालूम चला, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है था, जब 4 साल तक था और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आया, तो उसमें भी हम लोगों को अभी मालूम चला कैंसर ग्रसित है। उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन आउट नहीं की गई थी, बताया नहीं गया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन क्योंकि इसने शुरुआती 2-4 साल में जो बढ़त बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी नई देश की राजनीति में एक पैठ बना रखी है, तो इस मुखौटे को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे हकीकत में लगता है इसीलिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना लोगों से डायरेक्ट मिलकर बातचीत करता है, डरता है। और ये कारण यही हो सकता है। साजिद तुफैल साहब नमस्कार। माइनॉरिटी सिंह, नाम बड़ा अच्छा है। लिखते हैं जसोदा बहन का सिंदूर कहाँ, छोड़ो। संजय तिवारी जी लिखते हैं, क्या लिख रहे थे, चला गया संजय तिवारी जी, अरे बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे हो गया, सॉरी आपका नहीं पाया। नितिन जौहरी नमस्कार। तो मैं यहाँ पे जितना हो सकता है पढ़ पा रहा हूँ। प्रदीप खन्ना लिखते हैं ढोंगी है। या आप मुझे कह रहे हैं कि उसको कह रहे हैं? उसी को कह रहे होंगे, हम तो कुछ करते नहीं हैं, उसी के खून में सिंदूर है। मुनीर शेख कहते हैं कि सुनने की आदत पड़ गई है। मुनीर भाई सुनने की आदत पड़ गई है, साथ साथ हंसने की भी आदत पड़ गई है। हम तो पहले से मानते हैं कि मोदी साहब ने एक चीज तो कायम रखी है, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है। आप लोग रात में सोने से पहले खीर के बजाय इनका कोई डायलॉग सुन ले तो हंस हंस के एकदम मिठास आ जाती है, नींद बड़ी प्यारी आती है। ये कैसा बेवकूफ आदमी है ये। तो SN लाल साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं सारे कमेंट्स इस समय नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये तो उल्टा सेना के नाम से वोट ले लेगा तो भरत तोगानी जी। भरत भाई ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि सेना के नाम पे वोट ले लेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इतिहास बता दूं हमारे भारत का। सेना के नाम पे कभी वोट नहीं मिलता है, खास करके जब आप पाकिस्तान के साथ युद्ध अथवा किसी भी प्रकार का घर्षण इस तरीके का करते हैं तो जनता वोट नहीं करती। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं, पहले भी दिए, फिर रिमाइंड करा देता हूं। 1971 की लड़ाई भारत पाकिस्तान का फुल स्केल युद्ध था। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी और 1977 में भारत पाक युद्ध के बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी जी हारी थी, लोगों ने नहीं पसंद किया था। उसी तरह से 1999 में कारगिल का घर्षण हुआ भारत पाकिस्तान का, कुछ लोग युद्ध कहते हैं, युद्ध नहीं था। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हीरोइज्म दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ ये जो घर्षण किया था, 2004 में चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा हारे कि उसके बाद आपको कभी नहीं दिखाई दिए, बस लोटे में दिखाई दिए थे। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की बातें
वोट नहीं दिलाती, जैसे राम मंदिर वोट नहीं दिलाता। अगर राम मंदिर के नाम पे वोट मिलना होता तो बाबरी मस्जिद 1992 में 93 में जो कांड हुए उसके बाद से लेकर के अब तक आप सोचिए 2025 तक कितने ही साल बीजेपी के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिताए, बहुत कम। तो धर्म के नाम पे और इन लड़ाइयों के नाम पे वोट नहीं मिलता, ये मेरा मानना है। चांद मोहम्मद सैफी, जनाब आप सच के लिए लड़ रहे हैं, धन्यवाद, आप भी लड़िए। समातुल्लाह शेख कहते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू जी, ये तो खैर जानते ही हैं हम लोग सब। दिनेश शाह, लेड प्लस मर्करी बिल्कुल पारा है और उसमें जहर है। तो हमने भी रिपोर्ट पढ़ी है कि अगर थोड़ा सा आप सिंदूर शरीर में ले जाते हैं, खा जाते हैं उसको, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा खाने वालों की मौत हुई है, ऐसी खबरें भी हैं। तो आम जनता और ख़ास करके मोदी के अंधभक्त जितने भी हैं उन लोगों को हम आगाह कर दें कि सिंदूर शरीर में जाना नुकसानदायक है। मानसिक असंतुलन वाले व्यक्ति की बातें ज़्यादा ना सुने। अक्षय चौहान जी लिखते हैं बीजेपी का काम सिर्फ हमारे इंडिया देश तोड़ना है, जोड़ना नहीं। अक्षय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका काम सिर्फ भारत को तोड़ना है, भारत को जोड़ने का ये काम कर ही नहीं सकते। और प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि शासन में है तो गुलाम मीडिया को लेकर के वो ये कोशिश करते हैं दिखाना कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हकीकत आप लोग जानते हैं। रमन कुमार जी लिखते हैं नमस्कार रमन जी, ये बीमार नहीं है, इसको मोहरा बनाकर सामने कर दिया जाता है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही ताकतें काम करती हैं। रमन जी आपकी बात सही है, पहले लोग सोचते थे कि ये आरएसएस की पीछे की ताकतें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोसाड का ये गुलाम है। इजरायली मोसाड ने भारत में CIA और KGB को टक्कर देने के लिए वर्षों से कोशिश की। ना ही उस मोसाड को जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ने घुसने दिया, ना इंदिरा गांधी ने और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2014 के चुनाव जब कांग्रेस और UPA 2 हारी है तो उसके बाद मोसाड को मौका मिला। मोसाड का बहुत बड़ा रोल है मोदी को आगे बढ़ाने में और ये हम लोग जानते हैं। तो सही बात है आप, लेकिन हकीकत ये देखिए कि भाई बीमार आदमी तो है, क्योंकि अगर ये बीमार ना होता रमन जी तो फिर ये देश के हित की बात करता और काम करता। शाहस फारूकी जी कहते हैं कि वर्मा जी कृपया वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बोलिए। कल बात करेंगे, क्योंकि अभी आज इस